हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम बैक टू द एस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आपका बलवीर सर और आज हम कंप्यूटर साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे आप जेकेएसएसबी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का हमारा मेन चैप्टर जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को लेकर। आज हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवरेज करेंगे कंप्यूटर आखिर है क्या, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जैसे एएलयू, सीएलयू, रजिस्टर और मेमोरी हायरार्की के बारे में जानेंगे। कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्पीड, एक्यूरेसी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, स्टोरेज यूनिट्स और डाटा वर्स इंफॉर्मेशन, एपिक एप्लीकेशंस और एजुकेशन टू डिफेंस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में भी देखेंगे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। और लास्ट में जो हमारा मेन रहेगा, इसमें 25 PYQs भी इंसर्टेड हैं इस पूरे 28 स्लाइड्स में से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री में। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा उठ के आता है कि भाई कंप्यूटर आखिर है क्या। एक सिंपल डेफिनेशन दिमाग में फिट कर लो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है ये आपसे रॉ डाटा एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट, उस पर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस करता है और उस आपको रिजल्ट यानी आउटपुट देता है। साथ ही ये आपके डाटा को परसिस्टेंटली स्टोर भी कर सकता है, ये बात याद रखना। ये कंप्यूटर शब्द जो है ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। अब ज़रा इतिहास के पन्नों से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। कहानी सीधा मॉडर्न कंप्यूटर से नहीं शुरू होती। सबसे पहले इंसान ने कैलकुलेशन के लिए बनाया था अबेकस। फिर आए हमारे ब्लेस पास्कल साहब, उन्होंने पास्कलाइन बनाया जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। लेकिन एग्जाम का सबसे बड़ा हीरो जो है हमारा हरमन होलोरिथ था। 1890 के टाइम पर उन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, जिसमें डाटा रीड और स्टोरेज करने के लिए उन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था। ये पंच कार्ड याद रखना। और दोस्तों, यहीं से होलोरिथ आगे चलकर उस कंपनी के फाउंडर बने जो आज पूरी दुनिया में IBM के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हमारे आते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबेज। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था, जो दुनिया का आप बोल सकते हो पहला प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इस इंजन के लिए दुनिया का पहला प्रोग्राम जो लिखा गया था वो लिखा था आडा लवलेंस ने। ये फर्स्ट प्रोग्रामर थे हमारे। आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो चलते हैं आपके बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 1945 के ऊपर। इन्होंने स्टोर प्रोग्राम मॉडल दिया था, जहां CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है सब एक ही शेयर्ड बस पर काम करते हैं। और मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का कोर आइडिया एलन ट्यूरिंग ने दिया था। और एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ट्यूरिंग मशीन्स के जरिए दिया था इन्होंने, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक 1946, जिसमें 1800 वैक्यूम्स ट्यूब्स जो थे वो लगाए गए थे। और इसका अगर हम वजन की बात करते हैं तो तकरीबन 30 टन का था, इतना बड़ा। हैक 2M, जिसे 1956 में ISI कैलकाटा में इंस्टॉल किया गया था। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस जो कंप्यूटर था वो आपका टिफरैक था। टिफर मुंबई में 1960 में ये आया था। तो देखो, एक चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कंप्यूटर आपका इंटेलिजेंस है कि डम है। तो याद रखना, कंप्यूटर एकदम डम मशीन है, इसके पास जीरो इंटेलिजेंस होती है। वो सिर्फ आपके प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। बात करते हैं अब कंप्यूटर काम कैसे करता है। इसका कोर फार्मूला रहता है आपका IPO के ऊपर। ये IPO है क्या? IPO होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ कंपोनेंट ऑफ दिस IPO साइकिल, दैट इज स्टोरेज। इसको आसान शब्दों में अगर समझना होगा ना, तो घर में चाय बनाने की प्रक्रिया जो है ना, प्रोसेस जो है वो उसको समझ लेना। जैसे चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, सारे के सारे क्या है? इनपुट है, जिसको आप क्या करते हो? फ्राई पैन के अंदर डाल देते हो, ठीक है। गैस ऑन करते हो और उबाला आता है, तो ये क्या हो रहा है? चाय के अंदर सारे मिक्सचर मिक्सअप हो रहे हैं, तो मतलब ये हुआ आपका प्रोसेस। और फिर जब चाय बन जाती है और उसको छानने के बाद जब आप कप के अंदर डालते हो, तो कप के अंदर डालने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्या? आउटपुट। और उसमें से अगर थोड़ी सी चाय बच जाए तो आप थर्मस फ्लास्क में डाल देते हो, तो वो जो प्रक्रिया आ जाती है आपकी, वो स्टोरेज आ जाती है। तो इस एनालॉजी से आप समझ गए होंगे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। उसको चाहिए इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, टच पैड, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट इज़ OMR, ठीक है। NTA आपकी नीट की कॉपी या फिर JKSS भी आपकी नीट की कॉपी क्या करता है? चेक करता है। तो
ये पेंसिल मार्क को ऑप्टिकली रीड करता है। ये OMR याद रखना, ये आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। बारकोड रीडर हो गया, टच पैड हो गया और आपका जॉयस्टिक्स आ गई। ये सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग का जितना भी काम होगा वो सारा का सारा CPU के हवाले होता है। CPU आपका दो कंपोनेंट मेनली, तीन बोल सकते हो, वो रखता है जिसको हम बोलते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा रहता है कंट्रोल यूनिट जिसका काम होता है फैच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना डाटा का, और फिर तीसरा यूनिट रहता है रजिस्टर्स, जो एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज में आपके कंप्यूटर्स की मदद करता है। यहीं पे अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर और प्लॉटर्स, ये सब बड़े बड़े CAD जो डायग्राम्स होती हैं वो ड्रा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उनकी जो आउटपुट है वो आप। और वहीं भी अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे पास रैम होती है जो एक वोलाटाइल की नेचर होती है, उड़ जाती है, फास्ट होती है, CPU डायरेक्ट करता है उसको। और वहीं भी अगर हम रोम की बात करते हैं, ये नॉन वोलाटाइल होती है, ये पावर ऑफ होने पे रहती है, तब तक उड़ती नहीं है। स्टोर बायोस, इसके अंदर ही आपके क्या होते हैं, बायो स्टोर होते हैं, और फर्मवेयर भी रोम के अंदर ही स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो ये आपकी नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। इसमें आ जाती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD-ROM, DVD, USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स और क्लाउड स्टोरेज, ये सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आ जाती है। एग्जाम में डिस्ट्रैक्टर आते हैं, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और OMR एक इनपुट डिवाइस है, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। और मेमोरी में धोखा मत खाना, रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, और HDD SSD ये सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है, प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा CPUs के ऊपर। कंप्यूटर के दिमाग के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। कंप्यूटर का अगर दिमाग की बात करें तो वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो हिस्सा है जहाँ सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। और तीन मेन हिस्से कौन कौन से हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर कहते हैं। ALU का काम क्या है, ये सारे अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और लॉजिकल्स जो फंक्शंस होते हैं, एंड हो गया, और हो गया, नॉट, जोर और नैंड ऑपरेशंस जो होते हैं, ये सारे लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को संभालता है आपका ALU। वहीं भी अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं तो ये मैनेजर है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच करता है, डिकोड करता है और बाकी सबको डायरेक्ट करने का काम करता है। और रजिस्टर की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है अब दोस्तों कि CPU के अंदर अल्ट्रा फास्ट टेम्पररी स्टोरेज है, जो डाटा राइट नाउ प्रोसेस हो रहा है ना वो रजिस्टर में ही होता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो स्पीड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। स्पीड किस में मेजर की जाती है, गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, यानी कि 10⁻⁹ साइकिल पर सेकंड, इतने साइकिल्स वो एक सेकंड में कर सकता है। और CPU रनिंग इन 3.5 गीगाहर्ट्ज एग्जीक्यूट 3.5 बिलियन साइकिल पर सेकंड। अगर हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो ये फास्टर होती है रैम से, ये आपकी CPU और रैम के बीच में बैठी होती हैं। L1 जो होती है वो इनसाइड कोर में होती है, और L3 जो होती है वो शेयर अक्रॉस द कोर्स में शेयर की जाती है, ये याद रखना। मान लो एग्जाम में आपको पेन चाहिए, अगर पेन शर्ट की जेब में है तो तुरंत आप निकाल लोगे, है ना। और CPU के लिए रजिस्टर वही पॉकेट है। एक्सेस स्पीड जो है लगभग 0.3 नैनो सेकेंड की होती है, ये काफ़ी फास्ट स्पीड होती है। अगर पेन आपका बैग में रह गया हो या पेन आपका गाड़ी में रह गया हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सिचुएशन आपकी रैम की हो जाती है। ये आप सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हो, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं ट्रैप्स की, तो यहाँ पे भी आपको ट्रैप्स देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। रजिस्टर और रैम सेम मत समझना, रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं और रैम जो होती है वो CPU के बाहर होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। थोड़ा सा वीडियोस को पास करो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो जो फादर है कंप्यूटर का वो आपका रहता है चार्ल्स बाबेज। इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर हैक टू एम वाज इंस्टॉल्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। जो पहला कंप्यूटर था आपका वो ISI कैलकाटा 1956 में इंस्टॉल हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं ना तो OMR रीडर जो है आपका, ये आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये आपके तीन डिवाइस क्यूज थे जो हमने पढ़ा है उसमें से लिए गए हैं। अब बात करेंगे हम स्पीड की, एक्यूरेसी की और गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रोसेस की। कंप्यूटर हमसे बेहतर क्यों है, पहले ये चीज़ समझनी होगी। कुछ पैमाने ऐसे होते हैं जिसपे हमें लगता है कि कंप्यूटर जो है वो हमसे क्या है, काफ़ी हद तक बेहतर है। ये एक सेकंड में मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इनकी स्पीड को हम मिली सेकेंड से लेकर पिको सेकेंड तक नापते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स मिप्स भी हो सकती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और इनकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में भी हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, उसमें भी नापी जाती है। और अगर हम AI चिप्स के लिए आजकल टॉप्स जो आता है वो AI चिप्स में आप देख सकते हो, टेरा ऑपरेशन पर सेकेंड फॉर द AI चिप्स, ये रहती है इसकी स्पीड। अगर हम बात करते हैं इनका आउटपुट 100% करेक्ट होता है, क्योंकि ये इंसान की तरह, इंसान जो है वो बहुत सारे एरर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर का जो आउटपुट होगा वो 100% क्या रहेगा, करेक्ट रहता है। लेकिन जब इनपुट और प्रोग्राम
करेक्शन ना हो, जब इनपुट और आउटपुट आपको सेम ना मिले, तो समझ लेना कि ये स्टेज आ जाती है आपकी गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली। अगर फॉल्टी इनपुट डाला है या प्रोग्राम में बग है तो रिजल्ट भी फॉल्टी आएगा। इसमें कंप्यूटर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। यही होता है आपका कि जब आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कंप्यूटर हमारी तरह थकता या फोकस लूज नहीं करता, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। उसकी 1 मिलियंथ कैलकुलेशन भी पहली कैलकुलेशन जितनी ही एक्यूरेट होगी, और इंसान इनकंसिस्टेंट होते हैं, पर कंप्यूटर हमेशा एक जैसा आउटपुट देता है। इंडिया का अपना परम सिद्धि जो है ना, आप बोल सकते हो AI सुपर कंप्यूटर है। अब यहाँ पे इसकी आप स्पीड देख सकते हो कितनी दी हुई है, 5.27 इंटू 10⁵ ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसकी क्या रहती है, स्पीड रहती है। और रफ्तार के मामले में ये ग्लोबली टॉप 100 सुपर कंप्यूटर्स में आता है, परम सिद्धि AI। अब आते हैं स्टोरेज पर। डाटा को वास्ट अमाउंट्स में होल्ड करना और इंस्टेंटली डिमांड पर रिट्रीव करना स्टोरेज कहलाता है। मेमोरी यूनिट में एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप आता है दोस्त, स्टोरेज पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस को आप भली भांति नाप सकते हो। बिट रहता है, बिट के बाद आपके बाइट बनते हैं, एक बाइट में आपके 8 बिट रहते हैं, और एक बाइट में आपके निबल्स की बात करो तो 2 निबल्स रहते हैं, एक निबल्स में आपके 4 बिट होते हैं, यही चीज याद रखना। और 1 किलोबाइट में आपके 1024 बिट्स रहते हैं। और वहीं पे अगर हम एक MB की बात करते हैं तो 1024 किलोबाइट्स उसमें होंगे, और जब GB की बात करते हो तो 1024 आपके MBs उसमें होंगे, और लाइक वाइज TB और PB और EB और GB आपका आ जाएगा। आई बात समझ में। सबसे जरूरी पॉइंट पता क्या है कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, 0 और 1 में चलता है, इसीलिए पावर ऑफ 2 होती है। एग्जाम में नेवर सेलेक्ट द 1000 बाइट्स, ये कंप्यूटर एग्जाम में स्टोरेज क्वेश्चन का सिंगल मोस्ट बोल सकते हो टेस्टेड ट्रैप है, जिसमें आपको ये दे दिया जाता है कि 1 किलो वाइट में 1000 आपके क्या होते हैं, वाइट्स होते हैं। तो ये आपका ट्रैप है, इसको मत समझना। हमेशा जो वैल्यू रहती है वो 1024। कंप्यूटर काफ़ी वर्सटाइल होते हैं, ये भी आपको समझना होगा। कंप्यूटर एक ही टाइम पर वर्ड प्रोसेसिंग, वीडियो कॉल्स, गेमिंग, बैंकिंग सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसी चीज़ को हम वर्सेटैलिटी कहते हैं। लेकिन याद रहे, इसके पास 0 इंटेलिजेंस होती है, खुद की कोई क्रिएटिविटी या जजमेंट नहीं होती। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। मेमोरी की बात करें तो रैम जो है आपकी वो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है। पावर जैसे बंद हो तो ये डाटा का जितना भी होगा ना आपका वोलेटाइल मेमोरी का सारा गायब हो जाता है। और वहीं पे अगर हम एसडीडी की बात करते हैं, ये आपकी नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, जहां डाटा बिना पावर के या पावर के साथ भी आपका वॉश आउट नहीं होता, बहता नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ट्रैप्स हैं, इन ट्रैप्स को आप देख सकते हो, मैंने उनको बता दिया आपको पहले ही। क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर से हमारे MCQs क्वेश्चन आ गए हैं, आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लो और टाइम ले लो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि 1 किलो बाइट में आपके कितने बाइट्स रहते हैं। मैंने अभी बताया था 1000 मत पिक करना, वो ट्रैप है। ये आ जाएगा आपका 1024 बाइट्स का। बीजो तो फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटेलिजेंस। कंप्यूटर आपका इंटेलिजेंट नहीं होता, डम्ब होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये डेफिनेशन रहती है आपकी गीगो की। जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट आएगा। बात करते हैं हम डाटा वर्स इंफॉर्मेशन की। देखो, दोनों सेम नहीं होते। डाटा अलग चीज़ है और इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है। डाटा जो है वो बिल्कुल रॉ, अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं निकलता, जैसे कि नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया या सिंबल हो गया। लेकिन जब हम उस रॉ डाटा को CPU के जरिए प्रोसेस करते हैं ना, एक यूजफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो बन के सामने आ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आज जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि 96, 94, 38, 58 ऐसे करके अगर वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या रहेगा, आपका एक डाटा रहेगा जो एक काफ़ी रॉ है। इसकी कोई आपको वैल्यूज़ या इसका कोई मतलब यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। और वहीं पे अगर हम बोलते हैं कि 98% 10th में लिए थे, 78% लिए थे, तो वो आप बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन जो है रॉ डाटा से बन के हमारे सामने प्रोसेस हुई है। तो यहाँ से आप सिंपल सी एनालॉजी से उस चीज़ को समझ सकते हो। आधार कार्ड की एग्जांपल ले लो। आधार कार्ड में भी आप देखते हो कि जब हम उस टाइम जो हम क्या करते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन आप जो देते हो ना, वो आपका क्या है, एक तरह का रॉ डाटा है। पर नेटवर्क जब उसको आपके नंबर के साथ वेरीफाई करता है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ क्या है, एक इन्फॉर्मेशन बन के आ चुकी है आगे। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 10 पे। आज के टाइम में ऐसी कोई फील्ड बताओ जहां कंप्यूटर ना हो। हर जगह इनका जलवा है, इतना तो पता ही है। हमारे देश में स्वयं प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, ये इसका फुल फॉर्म रहता है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्री MOOC प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक 1900 प्लस जो कोर्सेज है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। हेल्थ केयर की बात करो, हेल्थ केयर में MRI, CT स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर्स में कंप्यूटर बहुत भर भर के आप बोल सकते हो यूज़ होते हैं। सबसे रेवोल्यूशनरी एग्जांपल द विंसी सर्जिकल रोबोट की है। इसमें सर्जन एक कंप्यूटर कंसोल पर बैठकर रोबोट की आर्म्स कंट्रोल करता है, जिसकी प्रिसीजन हमारे नॉर्मल हाथों से 10 गुना बेहतर होती है। तो यहाँ से अब एक आइडिया लगा सकते हो कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ हो रहा है एक्टिवली। अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं और रिसर्च की बात करते हैं तो डीप माइंड ने AI सिस्टम बनाया, जैसे अल्फाफोल्ड हो गया। इसने 2020 में 50 साल पुराना प्रोटीन फोल्डिंग जो है, ठीक है, 50 ईयर्स पुराना जो प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किया था, जिसे आजकल बोल सकते हो दवा बनाने में बहुत आसानी से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ चाहे आपके क्रिस्पर हो या फिर DNA जीन एडिटिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सब में का जो कंप्यूटर है उसका काफ़ी ज़्यादा जो रोल है वो देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा 11 नंबर स्लाइड्स पे, वहाँ पे देखते हैं बैंकिंग और डिफेंस में। ATM नेटवर्क से लेकर UPI तक इसरो के सैटेलाइट और IGTP अग्नि और पृथ्वी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक सारे जो सिस्टम है ना ये कंप्यूटर से ही चलते हैं। नेटफ्लिक्स का अब ML मशीन लर्निंग जो इंजन है 200 मिलियन प्रोफाइल्स रियल टाइम में प्रोसेस करता है आपको मूवी सुजेस्ट करने के लिए। ये एक बोल सकते हो कंप्यूटर की कितनी खतरनाक पावर्स है। और वहीं पे अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारा आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस है, जो लगभग 1.3 बिलियन लोगों का डाटा स्टोर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। कंप्यूटर प्रोसेस डैश टू प्रोड्यूस डैश। यहाँ पे याद रखना कंप्यूटर डाटा से क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन बनाता है। फुल फॉर्म ऑफ ATM इन द बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट वो क्या रहती है आपकी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आधार इज क्लासिफाइड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डाटाबेस। अब आते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसको काम करने के तरीके पे यानी कि सिग्नल टाइप के हिसाब से 3 टाइप के आपके यहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला आता है आपका एनालॉग, जो कंटिन्यूस फिजिकल सिग्नल को डायरेक्ट नापता है, जैसे वोल्टेज, टेम्परेचर या प्रेशर। इसमें कोई बाइनरी 0-1 कन्वर्जन नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पुरानी गाड़ियों की जो सुई होती है ना, आपकी नीडल्स वगैरह पुरानी गाड़ियों में देखा होगा, जितने भी आपके स्पीडोमीटर होते हैं या थर्मामीटर होते थे, ये सारे के सारे आपकी एनालॉग क्लॉक्स जो हैं ये सारी आपकी एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। वहीं पे अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, ठीक है, डिजिटल जो हर डाटा को बाइनरी 0 और 1 में बदल कर ये बहुत एक्यूरेट और फुली प्रोग्रामेबल होते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, PC हो गया, ATM हो गया, डिजिटल वॉचें हो गई, इसके सारे एग्जांपल रह जाते हैं आपके डिजिटल में। वहीं अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड दोनों की खूबियों को एक्वायर करता है। इसमें आपके दोनों रहते हैं, एनालॉग भी और आपके डिजिटल भी। अब साइज, प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की। ये सबसे छोटे सिंगल यूज़र के लिए होते हैं, एक सिंगल चिप्स जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर चिप भी बोल सकते हो, उस पर चलते हैं। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप PC हो गया या फिर स्मार्टफोन हो गए, ये सारे इसके क्या रहते हैं, एग्जाम्पल रहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के। मिनी कंप्यूटर्स की बात करो तो मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ना ये थोड़े बड़े होते हैं डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ मल्टी यूज़र्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपकी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े सर्वर्स हो गए, या IBM AS400, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। HP 3000 ये एग्जांपल हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं, यहाँ से मतलब असली पावर शुरू होती है जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। बैंक हो गए, एयरलाइंस हो गए, सेंसस में इनका बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होता है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। इसकी पावर को थ्रूपुट से नापा जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकेंड में नापा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की, तो दुनिया का सबसे तेज और सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स यही हैं। इनका यूज़ साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ठीक है, क्लाइमेट मॉडलिंग हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो गया, या फिर अन्य जहाँ पे आपको लगता है काफ़ी बड़े बड़े टास्क हैं वहाँ पे यूज़ होता है। इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है और CDEC पुणे द्वारा बनाया गया है, ये भी आप याद रखना। फुगाकू जापान का है। और कंप्यूटर जो जितने भी होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स, इनकी जो स्पीड होती है ना वो टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स या फिर आप बोल सकते हो फ्लॉप्स में नापी जाती है। बात करते हैं अब हमारे PYQs की।
ईसीजी मशीन जो आईसीयू में लगी होती है वो कौन से टाइप का कंप्यूटर है? तो हमने अभी बात की थी, ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। परम सिद्धि एआई इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो परम सिद्धि हमारा इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर है। IBM Z15, IBM Z15 जो है ये आपका कौन सा कंप्यूटर है? तो ये आपका आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं स्लाइड नंबर 16 पे। तो स्लाइड नंबर 16 पर मैंने एक मास्टर कंपैरिजन टेबल दी है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रो से लेकर सुपर कंप्यूटर तक ये और एनालॉग से लेकर हाइब्रिड तक एक ही जगह समराइज की हुई है। रिवीजन के टाइम पे आप इसको आराम से देख सकते हो, यहाँ पे सब डिटेल्स इसमें दी हुई हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे रियल वर्ल्ड में जो इनके एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे स्पीड लिखी है, यहाँ पे कितने यूज़र्स को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज इनकी रहती है और ये कौन कौन से टाइप के हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर ने अपना रूप कैसे बदला, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम इनको 5 हिस्सों में बांटते हैं। किस बेसिस पे बांटते हैं? उसके अंदर का जो मटेरियल है, यानी कि स्विचिंग एलिमेंट जो इनके अंदर की टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे हम इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो 1940 से लेकर 1956 तक वैक्यूम ट्यूब्स ये इतने बड़े थे कि पूरा एक कमरा घेर लेते थे, गर्म जल्दी होते थे और स्लो भी थे। एग्जांपल में याद रखना, ये एनैक, यूनिवैक, IBM 700 ये इसके एग्जांपल रहते हैं। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो ये 1956 से लेकर 1963 तक ट्रांजिस्टर से इनका बेसिस था। ये छोटे थे, फास्टर थे, कूलर भी थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन और मोर रिलायबल भी थे। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो IBM 1401, IBM 7094 इनके एग्जांपल रहते हैं। वहीं पे अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो 1964 से लेकर 1971 ये इंटीग्रेटेड ICs से बने हुए थे। ये उससे भी ज़्यादा छोटे थे और काफ़ी फास्टर भी थे और इसमें एग्जांपल रहती है आपकी IBM सिस्टम जितने भी हैं, और 360 और PDP-8 ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में आपका जो टेक्नोलॉजी थी इनके अंदर वो थी VLSI, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ठीक है, यही वो दौर था जहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशनरी शुरू हुआ था। दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल 404 जो 1971 में आपका बना था, जिसमें सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर थे। आजकल अगर देखोगे ना तो एप्पल के M3 चिप में 19 बिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये देख सकते हो कि आज के और उस दौर के ट्रांजिस्टर्स में कितना भी एवोल्यूशन हमें, कितना हेर बदल हमें देखना पड़ा। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन आपका AI बेस्ड है, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग। ये आजकल का दौर है भाई, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बेस्ड है। ये फैक्ट है वो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 1971 में जब आपका इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर चिप्स सिंगल चिप्स बेस्ड था तो इसमें 2300 ट्रांजिस्टर थे। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं आज के एप्पल M3 चिप की 2023 की, तो उसमें 19 बिलियन ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत खतरनाक आपका फैक्ट बन जाता है। IC की बात करते हैं तो IC इन्वेंटेड किया था जैक किल्वी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन 1958 को, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2000 को। अब आते हैं कंप्यूटर की अपनी भाषा में। ठीक है, और कंप्यूटर सिर्फ भाषा जानता है और उसकी भाषा क्या है? बाइनरी, जिसका बेस क्या होता है? 2 होता है। बाकी सब कुछ उसको कन्वर्ट करके समझाना पड़ता है। बाइनरी की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, हर एक डिजिट को हम 1 बिट बोलते हैं। और डेसिमल की बात करें तो डेसिमल जो हम इंसान अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक, वो सारे आपके डेसिमल में आ जाते हैं, जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है। और ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 होता है। इसमें आपके 0 से लेकर 7 तक डिजिट जो होते हैं वो आ जाएंगे और ये आपके 3 बाइनरी डिजिट का ग्रुप होता है। ठीक है, ये याद रखना, इसमें 3 बाइनरी डिजिट्स जो होंगे वो आपके इकट्ठे किए जाते हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो इनका बेस होता है 16 और ये आपके डिजिट 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। हेक्साडेसिमल का जो यूज़ होता है ना वो आपका रैम एड्रेसेस या फिर वेब डिज़ाइन के कलर कोड्स में होता है। आगे हम स्लाइड नंबर 19 पे यहाँ पे फिर से आपको PYQs दिए हुए हैं। विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज द मेन कंपोनेंट, आपको बताना है। टाइम ले लो, पॉज द वीडियो एंड राइट द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये थी आपकी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1010 कितना बनता है हमारा?
या अगर हम इस पीछे से देखा था, ये हमारा बनता है 10। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? तो अगर हम बात करते हैं 1 बाइट की, तो 1 बाइट के अंदर हमारे 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी आपका सही। चलिए अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। देखो देखो, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ना, वो समझ लो कि एक जिंदा लाश है। अगर उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वो जान है आपके कंप्यूटर्स की। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बताते हैं कि हार्डवेयर को क्या करना है। इसे आप फिजिकली छू नहीं सकते। ये 2 टाइप के होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और फिर दूसरे आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ये सिस्टम का बॉस है। ये हार्डवेयर को मैनेज करता है ताकि बाकी ऐप्स जो हैं वो अच्छी तरीके से चल सके। इसमें एग्जांपल रहते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे विंडोज़ हो गया, आपके एंड्रॉयड हो गए, डिवाइस ड्राइवर। ओएस का मेन रोल ही यही है कि वो आपके और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस बनकर सीपीयू और मेमोरी को मैनेज करे। यही रोल होता है आपके किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये वो ऐप्स हैं जो हम एंड यूज़र अपने खास कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एमएस ऑफिस हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया। ये सारे हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, अपने सुविधाओं के लिए। अब क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हम इंग्लिश जैसी हाई भाषा में उसको कोड लिखते हैं, तो हमें चाहिए जो लैंग्वेज का क्या करता हो, ट्रांसलेट करता हो, जो हमारी बात को कंप्यूटर को समझाए उसकी भाषा में और कंप्यूटर की बात को हमारी भाषा में हमें समझाए। ठीक है, तो एक तरह का हमें चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं, जैसे कंपाइलर। ये पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, इसीलिए एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होती है इसकी, आपके कंपाइलर्स की। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो ये कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जिससे एरर जो है ना वो ढूंढना आसान होता है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है, कंपाइलर आपका एंटायर प्रोग्राम को एक बार में कर देता है, और असेंबलर जो होगा वो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज जो होगी उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब आते हैं कंप्यूटर की मेमोरी पर। स्पीड के हिसाब से एक हायरार्की बनती है। रजिस्टर सबसे छोटे लेकिन सबसे तेज, सीपीयू के बिल्कुल अंदर बैठे हैं। जो डाटा राइट नाउ प्रोसेस हो रहा है ना, वो वहीं कहाँ हो रहा है, वो रजिस्टर के अंदर हो रहा है। इनकी एक्सेस जो स्पीड होती है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 नैनो सेकेंड होती है। ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद हमारे कैश L1 L2 L3 करके। ये सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज जो होता है ना वो क्रिएट करते हैं, और ये भी आपके फास्टेस्ट होते हैं। और इनकी जो स्पीड रहती है वो 1 और 2 नैनो सेकेंड के बीच में रहती है। रैम की बात करें तो हमारी जो मेन वर्किंग मेमोरी होती है, जैसे DDR4 हो गया, DDR5 हो गया, ये वोलेटाइल होती है, यानी कि पावर ऑफ हुई तो डाटा पूरा का पूरा साफ हो गया। तो इसकी भी जो एक्सेस टाइम है यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनो सेकेंड्स का। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं रोम की, तो ये नॉन वोलेटाइल होती है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पे जो जरूरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं या फिर UEFI फर्मवेयर कहते हैं, उनको स्टोर करता है ताकि उनको रन कर सके। रीड ओनली ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशंस। और HDD SSD की बात करते हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, ये बल्क स्टोरेज है। HDD मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक आप बोल सकते हो डिस्क होती है जो स्लो घूमती है, जबकि SSD जो है ये फ्लैश मेमोरी चिप्स पर चलती है। नो मूविंग पार्ट होता है इसका, और ये 10 टाइम आप बोल सकते हो फास्टर होती है आपकी इससे HDD से। और इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं आपकी। SATA SSD आती है जिसकी स्पीड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 500 MB पर सेकेंड होती है, और वहीं पे हमारी NVMe आती है जो PSLE जो पोर्ट रहता है वहाँ पे इंसर्ट होती है, और इसकी स्पीड जो है अप्रॉक्सीमेटली 7000 MB पर सेकेंड हो सकती है। तो अगर आप देखो फ्लैश मेमोरी चिप्स में भी आपकी NVMe जो है वो काफ़ी फास्ट होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एग्जाम में ऑप्शन आएगा, इट इज़ अ फिजिकल चिप, रॉन्ग। वर्चुअल मेमोरी आपके हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी स्टोरेज है ना, उसका वो हिस्सा है जिसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तब रैम की तरह यूज़ करता है जब एक्चुअल में रैम पूरी तरह से भर जाती है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको बताना है। वीडियो को पास करो और इनका आंसर देने की कोशिश करना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल रहेगी विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। विच टाइप ऑफ मेमोरी लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रैम, ठीक है, बुलक्कड़ है ये। कैच मेमोरी इन द कंप्यूटर इज लोकेटेड, कैच कहाँ पे लोकेटेड होती है कंप्यूटर्स के अंदर, तो इनसाइड द और नियर द सीपीयू, इनसाइड और नियर द सीपीयू। एक और क्वेश्चन की स्लाइड आ गई है, बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, बॉर्न न्यूमैन जो आर्किटेक्चर था वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर ऑन द सेम मेमोरी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और ENIAC द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ड इन, कब बनाया गया था ENIAC को, बात करते हैं 1946, यहाँ पे सी आ जाएगा। और व्हीकल का स्पीडोमीटर क्या है, अगर हम व्हीकल का स्पीडोमीटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या रहता है आपका, तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। आजकल वैसे डिजिटल आ गया, लेकिन पहले पुरानी बाइक्स जो होती थी वहाँ पे सुई वाले जो रहते थे वो आपके एनालॉग आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड नंबर 24 है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स और मेमोरी हैक्स रखे हुए हैं। अगर आपका एग्जाम कल है या परसों है तो उसके लिए आप फटाफट से यहाँ पे डायरेक्टली इस लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो आप बोल सकते हो कि 1 मिनट में 1.5 मिनट में ये सारा का सारा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है ये पूरा कवर हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको करवाया, ठीक है। तो इसको एंड टाइम के लिए देख लेना। और ये 1 पेज रैपिड रिवीजन है जो हमने अभी तक पढ़ा। यहाँ पे हम बात करते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस की, बताना ज़रा। कंप्यूटर प्रोड्यूसेस रॉन्ग आउटपुट इवन थ्रू इट्स हार्डवेयर इज परफेक्टली फाइन, मोस्ट लाइकली रीज़न क्या हो सकता है। देखो अगर गीगो आ जाएगा, अगर आप गलत डाटा दोगे तो वो गलती प्रोड्यूस करेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। विच पेयर इज करेक्टली मैच, ऑप्शन डी आधार जो है वर्ल्ड्स का लार्ज बायोमेट्रिक डाटा है। ओमर रीडर फिर से आउटपुट डिवाइस में आ रहा है, ये इनपुट डिवाइस होता है और ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। विच स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, रैम इज अ वोलेटाइल, एसडीडी इज अ नॉन वोलेटाइल। ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। दोस्तों यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मास्टर क्लास लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से अब चाहे जेकेएसएसबी हो, पुलिस कांस्टेबल हो या कोई एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से भी नंबर जो है ना वो आपका कटेगा नहीं, ये चीज़ याद रखना। आज की प्रेजेंटेशन से आपको कुछ हासिल हुआ है ना, तो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में अगर आपका मन है तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।